ऐसी हस्ती को बुलाया है जिनका तारुफ हम इस तरीके से कराएंगे कि उनकी ज़रूरत हमारे देश को बहुत है। आइए हम आज इनसे मुलाकात कराते हैं आपका अनिल गलगले साहब का, जो एक जर्नलिस्ट और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। हर एक व्यक्ति को, हमारे 135 करोड़ की जनता है, भारतीय नागरिक को आरटीआई करने का उन्होंने अधिकार दिया है। अगर हर एक नागरिक साल में एक भी आरटीआई करता है तो हम साल में 135 आरटीआई हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों की दिक्कतें हैं, लोग डरते हैं, डरने की कोई दवा नहीं है। ये ऐसे काफ़ी न्यूज़ आए हैं जिसमें ऐसा बताया गया कि काफ़ी आरटीआई एक्टिविस्ट को काफ़ी हैरेसमेंट हुआ है, किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, किसी के साथ तो मर्डर हुआ है। तो आप इस काम को किस तरीके से निभाते हैं? देखिए कि जो व्यक्ति पैदा होता है तो उसे मरना निश्चित है, और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, और मौत तो एक ही बार आती है। आदमी 2 बार 3 बार तो नहीं मरता है। डर की कोई दवा नहीं है। 2003 से लेकर 2021 तक हमने भी कई सारे आरटीआई निकाले, कई सारे को एक्सपोज किया, क्योंकि हमारा तरीका अलग था। आपका अगर विदाउट इंटरेस्ट कुछ काम करेंगे आप, तो आपको कोई गाली नहीं देगा, कोई आपको टारगेट नहीं करेगा, या कोई आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा। जो काम सरकार का था वो कर नहीं रही है तो हमें आरटीआई डालना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से आप सरकार चलाते हो, और उसी जनता से सवाल पूछने के लिए पैसे मांग रहे हो। कांग्रेस के टाइम पे आरटीआई को ज़्यादा पावर में लेके आया गया, तो कांग्रेस के टाइम पे सर इसका क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस था और बीजेपी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये दोनों में ज़रा कोई डिफरेंस होगा? जब 2005 में कानून लाया गया तो कांग्रेस जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस कानून को लाकर सबसे अच्छा काम किया। मगर कानून उन्होंने स्वयं से नहीं लाया, उसके लिए 15-20 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब हमारी जो ज्येष्ठ जो समाज सेविका अरुणा रॉय, महाराष्ट्र में अन्ना हजारे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बाद में हमारे शैलेश गांधी, मतलब कांग्रेस ने भी जो आरटीआई दिया, कोई हमारे पर उपकार नहीं किया। जो काम उन्होंने खुद देना था उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने भी उसमें बदलाव किया, तो बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। आज बीजेपी सत्ता में आई है, वो बदलाव कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। ये जो सांप और मुंगूस का जो खेल होता है, उसमें आम जनता उसमें फंस गई है। आज हमारी कोई पहल से किसी का लाभ हो रहा है, किसी गरीब को घर बन रहा है, किसी की दुआ मिलती है, तो निश्चित तौर पर एक काम हर एक भारतीय को करना चाहिए। उसके लिए कोई पगार की जरूरत नहीं, अनुदान की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर जान खतरे में होती है, मगर जब तक आप गलत काम नहीं करोगे, सच के साथ रहेंगे, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि देश के हर एक नागरिक को, जो अलग अलग एनजीओज है, जो अलग अलग संस्था है, जो सरकार से लाभ ले रही है, प्रधानमंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, उन्हें पगार कौन देता है? हम देते हैं, वेतन हम देते हैं। तो उन्हें भी आरटीआई में आना चाहिए। आज अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं, वहाँ पर तो 2 ही पार्टियाँ हैं। वो जनता के सामने जाती है, जनता से पूछते हैं कि हमारी कमियाँ बताइए। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है, उसे लोग अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के मुताबिक नहीं करते। 2005 में हमें नई आज़ादी मिली है, मगर उस आज़ादी के जो पंख काटने का काम सरकार में बैठे हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इसके पहले कांग्रेस थी, आज हमारे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने पिछले 1.5 सालों में 3 कमिश्नर को ही नियुक्त नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बात करते हो, पहले अपने राज्य में जो 3 पद रिक्त है उसे हम नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हो? कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, 3 नियुक्त नहीं कर रहे, उनके पास लोग ही नहीं है। हमारी 8 करोड़ की जनता है, उसमें आपको 3 लोग नहीं मिल पा रहे। यानी जो आरटीआई है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इससे साफ होता है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सरकार की जो लापरवाही की वजह से आज 60,000 अपील्स पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में आरटीआई की स्थिति काफ़ी बदतर है। निश्चित तौर पर आरटीआई को लेकर आज भी जो जागरूकता होनी चाहिए, जो प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, उसमें सरकार चूक कर रही है। दुर्भाग्य से सरकार नहीं चाहती कि आरटीआई बढ़े, खुले और हमारे लिए मुसीबत पैदा करे। मैं हूँ इमरान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। आज के हमारे प्रोग्राम हफ्तावारी हस्ती के में आज हमने एक ऐसी हस्ती को बुलाया है जिनका तारुफ हम इस तरीके से कराएंगे कि उनकी ज़रूरत हमारे देश को बहुत है। जिस तरीके से हमारे देश में सोशल कामों को लेके बहुत ही जागरूकता कम है, उनको जागरूकता उठाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, और जो काम में गलत हो रहे हैं उन्हें सही करने के लिए इन जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आइए हम आज इनसे मुलाकात कराते हैं आपका अनिल गलगले साहब का, जो एक जर्नलिस्ट और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे आप कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। आपके बारे में बताइए हमारे। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, और जब से इस देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है,
तो उसके लेकर लोगों को जागरूकता फैलाना, उसका प्रचार और प्रसार करना। खासकर मुंबई जैसे शहर में तो हम काम करते हैं, मगर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI की ज़रूरत आम लोगों को है। खासकर जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, तो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कई सारे लोग हमको कुछ सवाल पूछते हैं, जहाँ पर दिक्कत आती तो उसके बारे में मार्गदर्शन मांगते हैं। उसके अलावा ईमेल के माध्यम से या फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से हज़ारों लोग हमारे से जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर पिछले 15 वर्षों से हम मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक सहयोगी संस्था है मनी लाइफ, जिसकी सर्वे सर्वा है पद्मश्री सुचेता दलाल, और उसके साथ हमारे साथ माननीय शैलेश गांधी जो एक्स सूचना आयुक्त थे, कई सारे एक्टिविस्ट जो पूरे देश भर उससे जुड़े हुए हैं। हाल ही में हमने एक ऐप भी चालू किया है कि आप अपने सवाल पूछिए, ताकि हमारे अलग अलग एक्सपर्ट आपको उसका जवाब देंगे। निश्चित तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, या मराठी में कहते हैं माहितीचा अधिकार, तो एक काफ़ी पावरफुल हथियार है। इसका इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। निश्चित तौर पर जब भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका लाभ जनता के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत तो होना ही चाहिए, लेकिन जनता के लिए आप उसका काम करते हैं तो इसका जो नींव रखी गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब UPA के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने इस कानून को तो लाया और उसमें कई सारे ऐसे बदलाव किए जिससे आम नागरिक को एक हथियार मिला। सबसे बड़ी बात है कि आज आपको पता होगा कि जो नगर सेवक होते हैं, MLA होते हैं, MP होते हैं, उनको भी सरकार 30 दिन में जवाब नहीं देती। तो सूचना का अधिकार का कानून ऐसा कानून है जो एप्लीकेंट को, जो भारत का नागरिक है, उसे 30 दिन के अंदर जवाब देने की गारंटी देता है। कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं कि 20 साल पहले नगर सेवक ने सवाल पूछा था महानगर पालिका को, उसका जवाब 20 साल के बाद आता है। MLA को 25 साल के बाद जवाब आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जवाब देते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये पावरफुल हथियार नागरिकों को जो बनाया गया है, उसका इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से करते हुए आम लोगों से जुड़े हुए जो अलग अलग समस्याएं हैं, उनके जो इश्यूज है, उस पर काम करने के लिए सूचना का अधिकार का जो कानून है। इधर पे कभी कभार ऐसा होता है कि हम फाइल तो करते हैं एप्लीकेशन, बट उसका जवाब हमें नहीं मिलता है, या फिर जवाब मिलता है बट इस तरीके से होता है कि उसको डीले होने में बहुत डीले, काफ़ी टाइम तक डीले हो जाता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं। जब भी आपको कोई जवाब नहीं देता है तो आपके पास सूचना के अधिकार के तहत फर्स्ट अपील करने का आपको मौका मिलता है। राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग उसका प्रक्रिया है। राज्य में हम इसकी अपील करते हैं, अगर 30 दिन में आपको जवाब नहीं देते हैं, या जवाब देने के बाद उसमें कोई खामियां होगी, या मिस इन्फॉर्मेशन होगी, या आपको मिसलीड करते होंगे, या आपको उन्होंने जवाब दिया ही नहीं है, तो 30 दिन के बाद आप उसके लिए फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। राज्य में जब आप अपील दायर करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ का कोर्ट फीस टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन सेंटर में देखिए, क्योंकि आज सरकार में कौन सी सरकार बैठी है? मोदी सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब अपील करते हैं फर्स्ट अपील, तो आपको किसी भी तरह का फीस नहीं है, निःशुल्क आप उसकी अपील दायर कर सकते हो। और उसके अलावा सरकार ने आपको और एक मौका दिया है। मुंबई में बैठा हुआ आदमी अगर को प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना है तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, ना पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत है। पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके पहले आपको कुरियर करना पड़ता था अपील, लेकिन सरकार ने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस में एक ऐसा एक सेंटर बनाया जो वहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो अपने पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी फर्स्ट अपील हो, अपना एप्लीकेशन हो या सेकेंड अपील हो, वो भेज देता है। उसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेता। लेकिन सर इधर पे कभी कभार ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर हमें वहाँ से लेटर आता है, डेटेड लेटर आता है कि आपको सो एंड सो डेट पे आपको अपनी क्वेरी जो भी ऑफिसर के लिए है, जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो ऑफिसर का इंचार्ज हुआ है, उससे आप जाके मिल सकते हो। बट कभी कभार ऐसा आता है कि एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई एक डेट है 15 को मेरे को वहाँ पहुँचना है, डॉक्टर जो भी ऑफिसर से मिले, लेकिन बट ऐसा हो जाता है कि मुझे वो लेटर ही 16 को मिल रहा है। डेटेड 15 है बट मेरे को लेटर 16 को मिल रहा है बाय पोस्ट। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो डेट मेंशन है 15 तारीख की, तो वो डेट चले गई है। तो अब हमें जो ऑफिसर को मिलना है तो मैं किस बेसिस पे जाके मिल सकता हूँ? नहीं, अगर आपको लेटर अगर भले ही डिले हुआ है, आप जाके उस ऑफिसर को मिल सकते हो, उसको बता सकते हो कि आपने जो पत्र हमको भेजा है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं। जब भी इस तरह की जानकारी या लेटर भेजते तो उसे कुरियर से भेजना जरूरी होता है, या वो व्हाट्सएप पर बताए या फ़ोन करके बताए। तो इसमें अगर डिले होता है तो अगर आप जाके अधिकारी को मिलते हैं तो 99% अधिकारी उस बात से सहमत होते हैं। आपको उधर जो भी डॉक्यूमेंट देखना है
या आपको जो निरीक्षण करना है उसको मौका देते हैं। सो ये सिस्टम में ये पता है, ये जो सिस्टम है इसको मतलब ये एक्चुअली ये चीज़ फॉलो होती है कि लेटर पोस्ट कभी कभार लेट होता कभी है, कभी डिले हो जाता है, कभी समझो छुट्टियां पड़ गई, या कभी आपका लेटर कई बार जो पोस्टमैन डिले देता है, तो उसके लिए सरकार ने दूसरा भी विकल्प रखा है। व्हाट्सएप पर आप उसको उस लेटर की कॉपी भेज दें, या उसको फ़ोन करके बता दें कि आपको इस तारीख को आना है, या आपको ईमेल पर भेजें। तो मेरा तो मानना है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपका पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ ईमेल भी जरूर डालें। अगर आपने ईमेल डाल दिया तो अधिकारी आपको ईमेल पर भी कॉपी भेज सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया सर कि ये सिस्टम में फॉलो होता है, और ऐसा काफ़ी हमारे व्यूअर्स को भी अब मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप कोई लेटर फाइल करते हो, कोई अपील करते हो, कभी लेट हो जाए, कभी यार आपको ना मिल पाया लेटर, या फिर कोई रीज़न से डिले हो गया हो, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी आप एकदम स्ट्रेस में नहीं लोगे, आप जाके डायरेक्ट ऑफिसर से मिल सकते हो नेक्स्ट डे पे। सर अभी मेरा कुछ क्वेश्चन है, जिस तरह कि आपने बताया कि आरटीआई होना बहुत ज़रूरी है, और एक आरटीआई का काम होता है ताकि वो जो भी मुद्दे हैं, जो गलत मुद्दे हो रहे हैं, या जो भी सोसाइटी को लेके काम है, उन चीज़ों में आरटीआई बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। बट ये हर कोई नहीं करता। ये एक्चुअली ये जो रूल है लोगों, ये अपने नॉर्मल सिटीजन के लिए है, ये फंडामेंटल राइट है अपने सिटीजन का, बट इसमें गिने चुने लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो उसकी वजह क्या है? देखिए कि ये जो सामाजिक काम करना या किसी की सूचना निकाल कर उसको सुधार करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आम आदमी उससे डरता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पूरे देश के अगर हम आरटीआई के आंकड़े देखते हैं, सबसे ज़्यादा आरटीआई महाराष्ट्र से होते हैं, उससे भी ज़्यादा आरटीआई मुंबई से होते हैं। तो ये लोगों को तो कोई अपील करने की आवश्यकता है कि आप आरटीआई कीजिए। हर एक व्यक्ति को, हमारे 135 करोड़ की जनता है, भारतीय नागरिक को आरटीआई करने का उन्होंने अधिकार दिया है। अगर हर एक नागरिक साल में एक भी आरटीआई करता है तो हम साल में 135 आरटीआई हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों की दिक्कतें हैं, लोग डरते हैं, डरने की कोई दवा नहीं है। सर डर तो होगा ही, क्योंकि ऐसे काफ़ी न्यूज़ आए हैं जिसमें ऐसा बताया गया कि काफ़ी आरटीआई एक्टिविस्ट को काफ़ी हैरेसमेंट हुआ है, किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, किसी के साथ तो मर्डर हुआ है। तो ऐसे कुछ नाम है मेरे पास में, जो चीज़ें मैंने मेंशन किया हूँ, जैसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो काफ़ी अच्छे बड़े एक्टिविस्ट हैं, जिस तरह संदीप कोठारी करके है, जो महाराष्ट्र के नागपुर के थे, जिनका मर्डर हुआ था जून 2015 में, काफ़ी बड़ा हुआ था। तो ये मर्डर सीधा ये एक ऐसा होता है कि जो आप सोसाइटी के लिए बेनिफिट करने जा रहे हो, बट आपके लिए एक गलत चीज़ हो जाती है कि भाई किसी बंदे की मौत हो गई। तो इसमें ये तो चैलेंजिंग के साथ में डर भी है। तो आप इस काम को किस तरीके से निभाते? देखिए कि जो व्यक्ति इस मतलब पैदा होता है तो उसे मरना निश्चित है, और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, और मौत तो एक ही बार आती है। आदमी 2 बार 3 बार तो नहीं मरता है। अगर आप सड़क से चलते हो, किसी गाड़ी ने आपको ठोक दिया तो भी आपकी मौत हो सकती है। डर की कोई दवा नहीं है। इससे सबसे बड़ी बात है कि 2-3 चीज़ें काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण है। जब भी आप आरटीआई किसी के निकालते हो तो आरटीआई निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसे कैसे फॉलो करना है। क्योंकि कई सारे लोग आरटीआई पर एक ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, हफ्ता उगाही करते हैं, कई सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। मगर मेरा मानना है कि जो आरटीआई हम सरकार से लेते हैं, जो जानकारी उनके पास पहले से उपलब्ध होती है, वही जानकारी हमें देते हैं। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। जब भी आप इस तरह की आरटीआई निकालते हैं, सबसे पहले उस आरटीआई को लेकर उस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए कि हमको फला चीज़ें आरटीआई में मिली है और इसकी हम शिकायत करते हैं। उसके बाद आपको आपका खुद की वेबसाइट हो तो वेबसाइट में उसको अपलोड कीजिए। अपना ब्लॉग हो तो ब्लॉग में उस जानकारी को आप अपलोड कीजिए। आपके पास अगर ब्लॉग और वेबसाइट नहीं है तो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी उसे पब्लिक कर सकते हो। अगर ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, जो अलग अलग सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से अगर आपने उसको पब्लिश किया तो जिसको लेकर वो जानकारी आप पब्लिश कर रहे हैं उसे डर बन जाता है कि अनिल गलगली ने मेरी जानकारी को ऑनलाइन कर दिया है, ये सारे पब्लिक को पता चल गया है, कल अगर मैं इन पर कुछ हाथ उठाता हूँ, कुछ गलत चीज़ करता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो उस सामने वाले पर को डर बनाने के लिए आपको चीज़ें करने की आवश्यकता है। पहले ये रूल नहीं था कि आप अपनी जो आरटीआई जो होगी, जो आपको रिपोर्ट मिलेगी आरटीआई से, वो आप पब्लिश नहीं कर सकते थे। ये पहले रूल था। नहीं, जिस तरीके तो जो भी आपको, जैसे कि मैं खुद 2003 से, क्योंकि महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार 2005 के पहले 2003 से आया, हमने कई सारे जो स्ट्रगल किए, जैसे जरीमरी जो एयरपोर्ट का मामला है, उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि आरटीआई से कैसे जानकारी निकाल सकते हैं। वहाँ पर जिन लोगों को रफीक नगर से इंडस्ट्री में शिफ्टिंग दी गई, लोग वहाँ से वापस यहाँ पर आ गए, तो हमने आरटीआई से जानकारी निकाली। जब वापस एयरपोर्ट का रिहैब हो रहा था तो जिन लोगों को पुनर्वास हुआ था वो लोगों ने पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर
अपनी सरकार को चीटिंग करने की कोशिश की। उस वक्त के जो डिप्यूटी कलेक्टर थे जैसे कुर्ला, भांडू, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया क्योंकि वो आरटीआई से जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी। हमको हाईकोर्ट तक जाना पड़ा क्योंकि 2003 में कानून इतना पावरफुल नहीं था। 2005 में जब कानून को पावरफुल बनाया गया तब ये जानकारी मिलना आसान हो। मेरा कहना है कि 2003 से लेकर 2021 तक हमने भी कई सारे आरटीआई निकाले, कई सारे को एक्सपोज किया, क्योंकि हमारा तरीका अलग था। क्योंकि जब भी आप सामने वाले से बात करोगे तो उसको पता चलेगा कि हमारा कोई इंटरेस्ट है। आप अगर विदाउट इंटरेस्ट कुछ काम करेंगे आप तो आपको कोई गाली नहीं देगा, कोई आपको टारगेट नहीं करेगा या कोई आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो जिस तरह आपने कहा कि 2003 में पावरफुल नहीं था, 2005 के बाद में ये एक्ट को लाया गया। तो मेरा एक सवाल था सर, जिस तरीके से एक फंडामेंटल राइट है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक सिटीजन का जो इंडिया में जो रह रहा है, जो सिटीजन है उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो इसको एक्ट पे ला के राइट देने की क्या जरूरत है? क्योंकि 2003 में जब ये सूचना का अधिकार जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट हो चुका था और उसमें कई सारी दिक्कतें थी क्योंकि एक देश में एक कानून चाहिए, तो एक देश में अलग अलग आरटीआई तो नहीं चलते। क्योंकि आरटीआई जब ये बनाया गया तो उस वक्त राज्य सरकार को एक अधिकार दिया गया कि अपने हिसाब से आप उसके रूल्स को फ्रेम कीजिए। कई लोगों ने गलत तरीके से फ्रेम किए। जैसे आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन करते हो तो आपको 10 रुपये फीस देनी पड़ती है, गुजरात में आपको 20 रुपये देनी पड़ती है। तो अलग अलग राज्यों में इसकी फीस का भी जो उसकी जो शुल्क है वो बढ़ा गया है। फर्स्ट अपील की जो भी प्रक्रिया अलग है, सेकेंड अपील की प्रक्रिया भी अलग है। तो इसको एक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की, कई राज्यों में सफलता मिली, मगर आज भी हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट और सेकेंड अपील को फ्री कर दी है, मगर राज्य सरकार नहीं कर रही है। गरीब आदमी जो जनता से के बीच में जो सरकार से सवाल पूछता है उसके लिए भी पैसे देने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो चीज़ें आप आरटीआई से मांगते हो उसे अगर आपने सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत अपलोड कर दिया, मतलब जब सूचना का अधिकार का कानून देश में आया तब उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले 3 महीने में, मैं आपको 2005 की बात कर रहा हूँ, तो 2006 तक पूरे देश में जो आप काम कर रहे हो, जो आपके अधिकारी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका नाम, उनका पदनाम, उनको कितनी सैलरी मिलती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और आप जो अलग अलग काम करते हो, ऐसे 17 काम उन्होंने उस सूची में उन्होंने स्पष्ट किए हैं। उसकी जानकारी को आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। दुर्भाग्य से पिछले 17 सालों में, 15 सालों में, 16 सालों में किसी ने भी इस पर काम नहीं किया। उसके लोगों को सवाल पूछना पड़ रहा है। जो काम सरकार का था वो कर नहीं रही है तो हमें आरटीआई डालना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस कानून को और पावरफुल बनाने के लिए हमको इसको निःशुल्क करने की आवश्यकता है। जनता को पैसे क्यों मांग रहे हो? जनता के टैक्स के पैसे से आप सरकार चलाते हो, उसी जनता से सवाल पूछने के लिए पैसे मांग रहे हो। ये काफी इस एक्ट ने फिर ये सर एक जगह पे लेके आया है कि नहीं लेके आया? जैसा स्टेट वाइज हर जगह पे फीस अलग है, तो इस एक्ट ने ऐसा कौन सी एक चीज़ की है कि जो देश के हर जगह की आरटीआई, जो हर स्टेट की आरटीआई को एक जगह पे? सिर्फ उन्होंने एक ही अच्छी चीज़ की है कि आपको जब सूचना मांगते हो तो सूचना आपको क्यों चाहिए, एक कारण 2003 में आपको देना पड़ता था। अब उन्होंने उस कारण को फिनिश कर दिया है। 2005 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बना तो उस वक्त आपको सूचना क्यों चाहिए, इसे उन्होंने डिलीट करने की वजह से पूरे देश में सूचना आपको क्यों चाहिए ये पूछा नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक क्वेश्चन है सर मेरे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो आरटीआई जो अपन फाइल करते हैं, तो दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट में आरटीआई फाइल करते हो, जैसे महाराष्ट्र में आपको पहले एप्लीकेशन के लिए 10 रुपये की फीस देनी पड़ती है, और उसके बाद जो फर्स्ट अपील होती है उसके लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं, और सेकेंड अपील के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब एप्लीकेशन करते हो तो आपको सबसे पहले ही टाइम में 10 रुपये देने पड़ते हैं। फर्स्ट अपील में आपको फीस देनी नहीं पड़ती, सेकेंड अपील में फीस देनी नहीं पड़ती। और सबसे दूसरी बात अच्छी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे आप एप्लीकेशन करते हो, फर्स्ट अपील करते हो या सेकेंड अपील करते हो, ऑनलाइन तो उपलब्ध है, मगर जिसे ऑफलाइन करना है तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर फ्री ऑफ चार्ज उसे पोस्ट मास्टर को देता है, तो पोस्ट ऑफिस अपने पैसे से उसे सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है? yes. चलो अच्छा। और सर एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरे पास, जब कांग्रेस के टाइम पे आरटीआई को ज़्यादा पावर में लेके आया गया, तो कांग्रेस के टाइम पे सर इसका क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और बीजेपी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता है? देखिए, मेरा तो मानना है कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि आरटीआई से कोई सवाल नहीं पूछे। जो सत्ता में होता है
वो आरटीआई के खिलाफ होता है, जब विपक्ष में जाता है तो आरटीआई के पक्ष में होता है। जब 2005 में कानून लाया गया तो कांग्रेस जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने उस कानून को लाकर सबसे अच्छा काम किया, मगर कानून उन्होंने स्वयं से नहीं लाया, उसके लिए 15-20 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब हमारी जो ज्येष्ठ जो समाज सेविका अरुणा रॉय, महाराष्ट्र में अन्ना हजारे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बाद में हमारे शैलेश गांधी, मतलब कांग्रेस ने भी जो आरटीआई दिया कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं किया, जो काम उन्होंने खुद देना था उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। 2005 में कानून आने के बाद कांग्रेस ने भी कई सारे बदलाव किए, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा, तो वो पीएमओ में थे, उन्होंने उसमें काफ़ी बदलाव किए। तो आपको पता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में आरटीआई आपको 150 शब्दों में पूछना है, कितना, लेकिन पूरे देश में ये नहीं है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर आरटीआई पर लगाम कसने का काम किया, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने भी उसमें बदलाव किया, तो बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। आज बीजेपी सत्ता में आई है, वो बदलाव कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। ये जो सांप और मुंगूस का जो खेल होता है उसमें आम जनता उसमें फंस गई है। तो अभी एक आरटीआई का एक मुद्दा सर सामने आया था, जैसे पीएम फंड को लेके, जो कोरोना जो जिस तरीके से फैला था और इसमें काफ़ी जगह पे से पीएम फंड काफ़ी बहुत कलेक्ट हुआ था, बट आरटीआई ने काफ़ी आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए एक अपील किया था, बट इसको नहीं बताया गया। तो इसकी वजह क्या है? ये आरटीआई में आता है, कवर होता है ये इन्फॉर्मेशन या नहीं होती है? पीएम केयर को लेकर मैंने भी 6 सवाल पूछे थे, मुझे भी जवाब नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई आप इस तरह का फंड बनाते हो तो उसे राज्यसभा और लोकसभा में, संसद में एक कानून बनाकर उसे लोग पारित करते हैं। सिर्फ अपने देश में सिर्फ पीएम केयर फंड नहीं, इसके पहले भी जो पीएम से लेकर जो फंड थे उसकी जानकारी आज तक नहीं दी जा रही है। ये मतलब पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के शासन में भी इस तरह के फंड को लेकर छुपाने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भी यही कर रही है। उन्होंने जब इस पीएम केयर फंड को बनाया तो उन्होंने उसे आरटीआई कानून से बाहर रखा। मेरा मानना है कि आम जनता आरटीआई से सवाल क्यों पूछे। संसद में जो माननीय संसद होते हैं सदस्य, उन्होंने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमेशा आम जनता क्यों संघर्ष करे, झगड़ा करे? जो अपोजिशन है उसका क्या काम है? पीएम केयर फंड आरटीआई में आना चाहिए, क्योंकि उसे अलग अलग लोगों ने फंडिंग की है। जब इस पर आवाज़ उठी, मतलब अलग अलग न्यायालयों में, दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में इस पर जब याचिका दायर हुई, सभी याचिकाओं को खारिज किया गया, क्योंकि उन्होंने जो उसका बनाने के वक्त उसे आरटीआई से बाहर रखा था। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी वक्त नहीं गया है, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सीएम फंड वो भी आरटीआई में नहीं था। उस वक्त हमारे जो शैलेश गांधी जी थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब सीएम फंड आरटीआई के दायरे में आया। लड़ाई शुरू है, आने वाले दिनों में पीएम केयर फंड निश्चित तौर पर आरटीआई में आएगा। उसके लिए 135 करोड़ जनता को, खासकर ओपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी इस तरह के कानून बनते हैं, जब इस तरह का फंड बनता है तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आज अपोजिशन नहीं है। हमें आरटीआई एक्टिविस्ट को अपोजिशन की भूमिका निभानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा हमारा देश का दुर्भाग्य है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपको अपोजिशन की भूमिका निभानी पड़ती है, तो इसमें आपको अपनी जान का, अपनी माल का खतरा भी होता होगा। देखिए कि जब आप किसी मिशन में लगते हैं, अभियान में लगते हैं, तो उसमें लिए जान हो, माल हो, दिन हो, रात हो, सुख हो, चैन हो, उसे सोचना आवश्यक नहीं होता है। आज हमारी कोई पहल से किसी का लाभ हो रहा है, किसी गरीब को घर बन रहा है, किसी की दुआ मिलती है, तो निश्चित तौर पर एक काम हर एक भारतीय को करना चाहिए। उसके लिए कोई पगार की जरूरत नहीं, अनुदान की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर जान खतरे में होती है, मगर जब तक आप गलत काम नहीं करोगे, सच के साथ रहेंगे, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और सर और कुछ सवाल थे मेरे, जिस तरह के आपने कहा कि जो पीएम फंड हो या सीएम फंड हो, ये कवर नहीं होता है आरटीआई में, तो ऐसे और कौन सी बॉडीज़ है और कौन सी यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती है और जिन पे कार्रवाई आरटीआई नहीं कर सकती है हमारे व्यूअर्स को? देखिए कि जो भारतीय सेना है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती, सीबीआई और ईडी वो भी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सीआईडी वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती कि किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो मामला भी कोर्ट में जाने वाला है, चार्जशीट होने वाली है, तो उसमें कुछ प्रोविजंस है कि अगर आरोपी को उस आरटीआई से कोई अगर लाभ मिलता है या जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें कोई इफेक्ट होता है, तो उसे आरटीआई में नहीं देते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आरटीआई के दायरे से है। उसके अलावा जो व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि शैलेश गांधी बनाम अजित पवार, जो मुंबई उच्च न्यायालय में जो मामला हुआ था, माननीय शैलेश गांधी जी ने अजित पवार की इनकम को लेकर इनकम टैक्स को आरटीआई डाली थी, तो इनकम टैक्स को जानकारी नहीं थी।
जब मामला फर्स्ट अपील में गया तब भी उन्होंने नहीं दिया। जब ये मामला सूचना आयोग के पास गया तो उन्होंने भी उसे नकार दिया। तो माननीय शैलेश गांधी जी ने उसे उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। उच्च न्यायालय ने भी सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, किसी के इनकम टैक्स की जानकारी। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत तौर पर मानी जाती है, लेकिन उसकी भी अभी व्याख्या करने की ज़रूरत है कि व्यक्तिगत क्या है। जैसे कोई सरकारी नौकर है तो उसकी जानकारी व्यक्तिगत नहीं हो सकती क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन आज भी जो ब्यूरोक्रेसी है आरटीआई से डरती है, जो गलत लोगों को बचाने के लिए इस तरह का व्यक्तिगत का बहाना करके गिरीश देशपांडे बना केंद्रीय सूचना आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ था, उसे लेकर जानकारी छुपाने का काम कर रही है। तो हमने कई बार अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सरकार को दरख्वास्त की है कि ये जो व्यक्तिगत जानकारी उसे आपको हटाया जाए। जो व्यक्ति सरकार में चला जाएगा, चाहे वो पीयून भी हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में सरकार कोई पार्टी नहीं चलाती, ब्यूरोक्रेसी आज भी सरकार चलाती है और ब्यूरोक्रेसी की वजह से जानकारी आज आम लोगों को नहीं मिलती। मुझे तो सर आरटीआई में काफ़ी सारे स्कैम को भी ओपन किया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े जो स्कैमर्स हैं, जिन लोग के स्कैम होते हैं, तो आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे आप जैसे कुछ लोग जो बहादुर हैं, जो जान की परवाह नहीं करते, तो ऐसे स्कैम उठते हैं। तो इनके बारे में जब यहाँ पे लोकल या पुलिस को मालूम पड़े, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मालूम पड़े, तो वो इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर ही जान का खतरा क्यों होता है? देखिए, बहुत अपने अच्छा सवाल पूछा है। मेरा मानना है कि सूचना का अधिकार मतलब क्या है? जो सूचना सरकार के पास उपलब्ध है, जो उस गवर्नमेंट बॉडी के पास उपलब्ध है, वही जानकारी हमको देते हैं। जब हमने सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी को सामने लाया तो सरकार में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं तो इनकी जो मिली भगत है, जो उनका तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये खेल 50 सालों से चल रहा है। भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी हावी नहीं है। लोग सरकार को दोष देते हैं, मैं सरकार को दोष देता नहीं, मैं सिस्टम को दोष देता हूँ। सिस्टम को सुधारने के लिए आरटीआई की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर तकलीफें आती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर आप में भी एक जिद्द होनी चाहिए कि हमें इसको पूरा करना है, उस चीज़ का फॉलो करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जैसा आदर्श कांड हो, जो अलग अलग कांड जो इस देश में सामने लाए गए, वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो पॉलिटिकल पार्टी आए खुद आरटीआई के दायरे में नहीं आ रही है। 4 साल पहले हमारे जो मित्र है सुभाष अग्रवाल, उन्होंने अलग अलग पार्टियों से आरटीआई से जानकारी मांगी थी, उन्हें नहीं दी गई। सूचना आयोग ने ऑर्डर दिया है कि आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। हर एक राजनीतिक पार्टी, उस वक्त 6 राजनीतिक पार्टी नेशनल पार्टी थी, उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हें आदेश दिया था कि आप जन सूचना अधिकारी का गठन करें। दुर्भाग्य से ना गठन किया गया, ना उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। जो पार्टी आज पीएम केयर फंड की बात कर रही है, उसमें सभी विपक्षी है, वो खुद आरटीआई में नहीं आना चाहती। यानी खुद का छुपा रहे हो, लोगों का पूछ रहे हो। तो मेरा तो मानना है कि देश के हर एक नागरिक को, जो अलग अलग एनजीओज है, जो अलग अलग संस्था है, जो सरकार से लाभ ले रही है, प्रधानमंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, उन्हें पगार कौन देता है? हम देते हैं, वेतन हम देते हैं। तो उन्हें भी आरटीआई में आना चाहिए। दुर्भाग्य से पारदर्शिता सिर्फ हमारे तक सीमित होनी नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरे की जानकारी हम मांगते हैं, जब हमारी पर बारी आती है तो ये कहते हैं हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये जो डबल इनका जो गेम है, जो डबल इनकी जो बातें हैं, उससे इन्हें बचना चाहिए। तो इसके लिए कोई सुधार हो रहा है या फिर ऐसा कुछ आपका कोई विचार होगा कि इसके ऊपर इस तरीके से सुधार होना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना है कि आरटीआई में सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे कि उन्हें व्यक्तिगत जानकारी के नाम पर जो जानकारी छुपा रहे, उस कॉलम को उड़ा देना चाहिए, नंबर 1। साथ में जो आरटीआई की एक्ट की धारा 4 के तहत हर एक जानकारी का अगर आप वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो कोई आपसे जानकारी मांगेगा ही नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। तीसरी बात कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो देश को चलाती है, विपक्ष में बैठती है, उन्हें खुद अपने आप को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, ताकि उनसे भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। जैसे कि टिकट बांटने वक्त जो बंटाधार होता है, करप्शन के आरोप लगते हैं, कई बार सेक्सुअल के भी आरोप लगते हैं, तो उससे बचने के लिए उन्हें खुद आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। कि कोई भी सामान्य नागरिक पूछ सकता है कि आपने अनिल गलेगली को टिकट क्यों दी, इनकी क्या पात्रता थी, इनकी क्या ऐसे आपने देखा। ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी को लोग क्यों नहीं पूछ सकते?
आज अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं, वहाँ पर तो दो ही पार्टियाँ हैं। वो जनता के सामने जाती है, जनता से पूछते हैं कि हमारी खामियाँ बताइए। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसे लोग अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के मुताबिक नहीं करते। तो मेरा मानना है हर एक पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आती है, तो आरटीआई से जो आने वाले दिनों में जो हमें नई आज़ादी मिली है, हमें एक आज़ादी तो पहले मिली थी, 2005 में हमें नई आज़ादी मिली है, मगर उस आज़ादी के जो पंख काटने का काम सरकार में बैठी हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इसके पहले कांग्रेस थी, आज हमारे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने पिछले 1.5 सालों में 3 कमिश्नर को ही नियुक्त नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बात करते हो, पहले अपने राज्य में जो 3 पद रिक्त है उसे आप नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हो? कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, हमने 2 बार मुख्यमंत्री से समय मांगा कि हमसे मिलिए, आरटीआई को लेकर जो शिकायत है उसको सुनिए। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, 3 नियुक्त नहीं कर रहे, उनके पास लोग ही नहीं है। हमारे 8 करोड़ की जनता है, उसमें आपको 3 लोग नहीं मिल पा रहे। यानी जो आरटीआई है सत्ता में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसे साफ होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है जिस तरीके से अनिल गलगले साहब ने बताया कि आरटीआई को किस तरीके से सुधारा जाए, कि हर एक जो भी गवर्नमेंट में बैठा हुआ जो भी ऑफिसर है, जो भी व्यक्ति है, उसे एक अपने आप को आरटीआई में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इलेक्शन के वक्त उन्होंने एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक इलेक्शन के वक्त उनको ये भी जानकारी बतानी चाहिए कि हमने अगर किसी व्यक्ति को टिकट दिया है तो वो क्यों दिया है और उसकी क्या वजह है, ताकि क्योंकि वो काम करेगा लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और आम जनता को ये जानना और इसका हक है कि वो पता करे कि वो किसको वोट देंगे, वो किस तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद है और वो उनके लिए क्या कर सकता है। ये आम जनता का हक है जानना। ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि आरटीआई में किस तरीके से सुधार लेके आया जा सकता है। और अभी सर मैं अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी आरटीआई की क्या स्टेटस है पूरे महाराष्ट्र में और अपने इंडिया में? देखिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सरकार की जो लापरवाही की वजह से आज 60,000 अपील्स पेंडिंग है। अगर हमने 3 कमिश्नर को भी नियुक्त किया गया तो बैकलॉग को पूरा नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में आरटीआई की स्थिति काफ़ी बदतर है, और खासकर जो आम लोग हैं उन्हें आज भी आरटीआई से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी है वो आरटीआई को लेकर तैयार ही नहीं है। क्योंकि जब भी आरटीआई नहीं देने पर जब सेकेंड अपील होती है तो उन पर जुर्माना लगना, उन पर कार्रवाई होना, उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। यही यार पूरे देश में पिछले दिनों जो दिल्ली की सरकार थी, जो एनडीए सरकार, उन्होंने भी काफ़ी डिले किया, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने कमिश्नर की नियुक्ति करने की वजह से वहाँ पर थोड़ा काम को तेजी आई है। निश्चित तौर पर आरटीआई को लेकर आज भी जो जागरूकता होनी चाहिए, जो प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, उसमें सरकार चूक कर रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में उन्होंने 4-5 लाख रुपए पिछले 15 सालों में आरटीआई के प्रचार के लिए खर्च किए। मतलब ये काफ़ी बड़ा अभियान है, आपको घर घर तक जाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति आरटीआई को पूछे। पूरे देश में इसकी मूवमेंट होने की आवश्यकता है, लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से आरटीआई डालते हैं। और सरकार का भी काम है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जिन्हें पता नहीं कि आरटीआई कैसे करते, तो उन्हें हर तालुका में, हर जिला में, हर गांव में एक अधिकारियों को बैठाकर उन्हें आरटीआई कैसे करते हैं सब प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से सरकार नहीं चाहती कि आरटीआई बढ़े, खुले और हमारे लिए मुसीबत पैदा करे। जो इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर नहीं कर सकती है, जो शेयर नहीं करना चाहती है, वो आरटीआई के द्वारा उनको मालूम पड़ जाएगी। सर अभी ये प्रोग्राम को यहाँ एंड करते, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि आरटीआई वो किस तरीके से उनके लिए ज़रूरी है। आपके व्यूवर्स को मैं एक ही अपील करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में, जैसे कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई चर्च में जाता है, तो मेरा मानना है कि आप हफ्ते में या महीने में एक बार एक आरटीआई कीजिए, चाहे किसी भी समस्या को लेकर, ताकि इस आरटीआई के अभियान को हम बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आरटीआई को लेकर आपको कोई दिक्कतें होती है, अगर आपने सूचना डालने के बाद आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो आप इस चैनल के माध्यम से चैनल को आप उसकी जानकारी भेजिए, आपका ईमेल एड्रेस भेजिए, मोबाइल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका किस तरह से आपको फॉलोअप करना है, आप कहाँ पर फंस रहे हो, उसमें कैसा रास्ता निकले, उसके लिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ इमरान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए।